So, good evening, guys, and welcome to all in the 25th session of co-curricular class. This is our last session, and after this session, our syllabus is totally complete, and our unit 4 also complete in this session. So, this is the last session of the semester. So, let's begin today's session. Environmental impact assessment. Environmental impact assessment. Now, what is this? EIA. EIA. Environmental impact assessment is a predictive process conducted before the implementation of a project to assess its potential environmental impacts and propose mitigation measures. It ensures that environmental considerations are integrated into decision making process. यानी जो EIA है, जो पर्यावरणीय प्रभाव आकलन है, असेसमेंट है, जो EIA एक पूर्वानुमान प्रक्रिया है, यानी एक ऐसी प्रक्रिया है जो पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेती है, जो किसी परियोजना के क्रियान्वयन से पहले उसके संभावित पर्यावरणीय प्रभावों को आकलन करने और समान उपायों को प्रस्ताव करने के लिए की जाती है। यानी ये किस लिए की जाती है? जो कोई भी प्रोजेक्ट है उसका पहले से ही पर्यावरण पे क्या प्रभाव होगा इसके बारे में, यानी अगर कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो उससे पर्यावरण पे क्या हानि हो सकती है, पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में ये बता देता है पहले। इट इंश्योर दैट एनवायरमेंटल कंसिडरेशन आर इंटीग्रेटेड इनटू डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और ये सुनिश्चित करता है कि पर्यावरणीय विचारों को एकीकृत किया जाए प्रक्रियाओं में। यानी कि ये सुनिश्चित करेगा कि जो पर्यावरणीय विचार हैं उनको, जो आप डिसीजन मेकिंग है, जो आप डिसीजन ले रहे हो, उनमें एकत्रित किया जाए, यानी इंटीग्रेट किया जाए। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं इसके? आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट पोटेंशियल एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ प्रपोज्ड एक्टिविटीज, यानी कि क्या करना है आपको? जो प्रस्तावित गतिविधियां हैं, यानी जो पोटेंशियल एनवायरमेंटल, जो प्रपोज्ड एक्टिविटीज हैं, जो प्रस्तावित गतिविधियां हैं, उनके जो संभावित पर्यावरणीय प्रभाव हैं, उनके जो संभावित पर्यावरणीय प्रभाव हैं, उनकी पहचान करना और उनका मूल्यांकन करना, यानी पहचानना और इवेल्युएट करना। प्रपोज मेजर्स टू मिटिगेट एडवर्स इम्पैक्ट्स, प्रपोज मेजर्स टू मिटिगेट एडवर्स इम्पैक्ट, यानी जो प्रतिकूल प्रभाव हैं उनको कम करने के उपाय प्रस्तावित करना। जो प्रतिकूल प्रभाव हैं, जो एडवर्स इम्पैक्ट्स हैं, उनके प्रभाव, जो इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, उनको कम करना। इंश्योर कंप्लायंस विद एनवायरमेंटल रेगुलेशन एंड पॉलिसीज, इंश्योर कंप्लायंस विद एनवायरमेंटल रेगुलेशन एंड पॉलिसीज, यानी कि पर्यावरणीय संबंधी नियम हैं और जो उनकी नीतियों का अनुपालन है, जो पर्यावरणीय संबंधी नियम है और जो नीतियां हैं उनका अनुपालन सुनिश्चित करना, यानी कि वो सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहा, ये चेक करना। फैसिलिटेट इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग बाय स्टेक होल्डर्स एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज, फैसिलिटेट इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग बाय स्टेक होल्डर्स एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज, यानी जो हितधारक हैं और नियामक प्राधिकरण हैं, जो हितधारक हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, और जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, यानी जो नियामक प्राधिकरण हैं, उनके द्वारा सूचित निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करना। जो अथॉरिटी जो उनको इन्फॉर्म कर रही हैं उस बारे में डिसीजन लेना। की स्टेप्स, स्क्रीनिंग, सबसे पहले क्या करना है? स्क्रीनिंग। तो डिटरमाइंस वेदर अ प्रोजेक्ट रिक्वायर्स एन ईआईए एंड इट्स लेवल ऑफ असेसमेंट, यानी यह निर्धारित करना कि किसी परियोजना को ईआईए की आवश्यकता है या नहीं, और इसका मूल्यांकन किस स्तर पर किया जाना चाहिए। यानी सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसको ईआईए की नीड है या नहीं है, और नीड है तो किस लेवल तक की नीड है। स्कोपिंग, identifies key environmental issues and defines the studies scope, identifies key environmental issues and defines the studies scope, यानी कि जो प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों हैं उनकी पहचान करना, जो स्टडी स्कोप्स हैं उनकी पहचान करना, और जो अध्ययन के दायरे को परिभाषित करना, यानी जो प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे हैं उनकी पहचान करना और जो अध्ययन के दायरे हैं उनको परिभाषित करना। बेसलाइन स्टडी, यानी आधारभूत अध्ययन, बेसलाइन स्टडी। तो कलेक्ट डेटा ऑन एग्जिस्टिंग एनवायरमेंट कंडीशंस, यानी कि जो मौजूदा पर्यावरणीय स्थितियां चल रही हैं, जो मौजूद में पर्यावरण जैसा चल रहा है उसकी जैसी स्थितियां चल रही हैं, उसका डेटा एकत्र करना। इम्पैक्ट प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट, इम्पैक्ट प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट predicts potential environmental effects both positive and negative, predicts potential environmental effect both positive and negative, यानी कि प्रभाव पूर्वानुमान और आकलन करना कि जो सकारात्मक और नकारात्मक, यानी जो पॉजिटिव और नेगेटिव, जो दोनों संभावित पर्यावरणीय इफेक्ट हैं, जो दोनों की दोनों एनवायरमेंटल इफेक्ट हैं, उनकी भविष्यवाणी करना। मिटिगेशन मेजर्स, यानी कि समन के उपाय, मिटिगेशन मेजर्स डेवलप्स स्ट्रेटजीज टू मिनिमाइज एडवर्स इम्पैक्ट एंड एनहांस पॉजिटिव इफेक्ट्स,
यानी डेवलप्स स्ट्रेटजीज टू मिनिमाइज एडवर्स इम्पैक्ट्स एंड एनहांस पॉजिटिव इफेक्ट्स, यानी जो प्रतिकूल प्रभाव हैं उनको न्यूनतम करने और सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाने के लिए रणनीति विकसित करना, यानी ऐसे स्ट्रेटजीज बनाना, ऐसी स्ट्रेटजी डेवलप करना जो आपके न्यूनतम करने के लिए, यानी जो प्रभाव है, जो प्रतिकूल प्रभाव है वो उनको न्यूनतम करने, और जो आपके अनुकूल या सकारात्मक प्रभाव हैं उनको बढ़ाने के लिए ऐसी स्ट्रेटेजी तैयार करना। पब्लिक कंसल्टेशन involves stakeholders to ensure transparency and address concerns. Involves stakeholders to ensure transparency and address concerns, यानी जो पारदर्शिता है, जो ट्रांसपेरेंसी है और जो चिंताएं हैं उनको दूर करना और उनके हितधारकों के लिए भी शामिल करना, यानी हितधारकों की जो चिंताएं हैं और उनके सामने की जितने भी पारदर्शिता है उसको बना के रखना और चिंताओं को दूर करना। रिपोर्टिंग prepares an environmental impact statements outlining findings and recommendations, यानी कि जो आपके निष्कर्ष आ रहे हैं, जो आपकी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जो इम्पैक्ट स्टेटमेंट्स निकल के आ रहे हैं और जो आउटलाइनिंग फाइंडिंग्स आ रही हैं, यानी जो निष्कर्ष आ रहे हैं और जो आपकी सिफारिशों की रेखांकित करते हुए, यानी जो आपकी सिफारिशें आ रही हैं वो और जो आपके निष्कर्ष आ रहे हैं वो उनको बताते हुए एक पर्यावरणीय प्रभाव विवरण तैयार करना, यानी एक रिपोर्ट तैयार करना जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट की हो। Decision making. Regulatory authorities evaluate the EIS and decide whether to approve the project. यानी कि जो नियामक प्राधिकरण है, जो उसके लिए प्राधिकरण बनाए गए हैं, वो क्या करेंगे, ईआईएस का मूल्यांकन करेंगे, इवेल्युएट करेंगे और उसके बेसिस पर ही ये देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करें या ना करें, यानी इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जाए या नहीं दी जाए। मॉनिटरिंग एंड पोस्ट असेसमेंट। मॉनिटरिंग एंड पोस्ट असेसमेंट ensures compliance with mitigation measures and monitors long term effects, यानी ensures compliance with mitigation measures and monitor long term effects, यानी जो समान उपाय हैं उनके अनुपालन को सुनिश्चित करना, यानी जो आपके मिटिगेशन मेजर्स हैं उनको सुनिश्चित करना और जो दीर्घकालिक प्रभाव है, यानी जो आपके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं, यानी जो लंबे समय तक प्रभाव डालेंगे उनकी निगरानी करना। एप्लीकेशंस क्या क्या हैं इसकी? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज, अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, यानी एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, यानी जो बुनियादी ढांचे हैं, जो देश में जो भी जो बुनियादी ढांचे हैं, ऐसी परियोजना जैसे कि डैम, डैम यानी बांध जो पानी को रोकते हैं, अगर आप लोगों को पता तो डैम, हाईवे, एयरपोर्ट्स, ये सब चीजें, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो सब। इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज, यानी कि जो औद्योगिक सुविधाएं, जो माइनिंग, एनर्जी प्लांट्स, यानी जो खनन, ऊर्जा प्लांट्स, संयंत्र, जो भी सब कुछ हो रहा है वो। अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, यानी जो शहरी के विकास के लिए जो परियोजनाएं आती हैं, जो शहरी विकास के लिए परियोजनाएं आती हैं वो। बेनिफिट्स क्या क्या होंगे इसके? प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी ये क्या करता है, जो सतत विकास है, जो स्थिर विकास है उसको बढ़ावा देता है। मिनिमाइज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, और ये जो पर्यावरण को हानि हो रही है, जो पर्यावरण को उससे क्षरण होने वाला है, जो हानि होने वाली है किसी भी प्रोजेक्ट से, उसको कम से कम करता है। एनहेंस पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी ये बढ़ाता है किसकी, जो जन भागीदारी, यानी लोगों की पब्लिक पार्टिसिपेशन की, और साथ में ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता भी बढ़ती है। इससे क्या होगा, जन भागीदारी बढ़ेगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। लिमिटेशंस क्या क्या है इसकी, यानी सीमाएं? टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली, यानी ये कैसा है, टाइम कंज्यूमिंग है और कॉस्टली है, यानी इसमें ज्यादा समय लगेगा और ये महंगा भी है, यानी समय लेने वाला है और ये महंगा भी है। क्वालिटी डिपेंड्स ऑन डेटा अवेलेबिलिटी एंड एक्सपर्टीज, यानी जो उसकी क्वालिटी डिपेंड करती है, यानी जो आपकी एआई बन के आ रही है, जो रिपोर्ट बन के आ रही है, उसकी जो क्वालिटी डिपेंड करती है वो किस पे, एक तो आपने किस तरीके का डेटा लिया है, यानी आपको डेटा की अवेलेबिलिटी कैसे हो रही है, और जो विशेषज्ञ हैं, जो आपके एक्सपर्टीज हैं वो कैसे हैं, इन दो चीजों पर निर्भर करती है। समटाइम्स फेसिस रेजिडेंस फ्रॉम डेवलपर्स और कम्युनिटीज, समटाइम्स फेसिस रेजिस्टेंस फ्रॉम डेवलपर्स और कम्युनिटी, यानी जो कभी कभी ये क्या होता है, जो डेवलपर्स हैं, यानी जो डेवलप करने वाले हैं वो, और जो समुदाय हैं उनके प्रतिरोध का भी सामना करना पड़ता है, यानी जो समुदाय हैं उनके प्रतिरोध का, यानी कि विरोध का सामना भी करना पड़ता है। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल ऑडिट। एनवायरमेंटल ऑडिट, एन एनवायरमेंटल ऑडिट इज अ सिस्टमेटिक
retrospective process that evaluates an organization's or project's compliance with environmental regulations and its environmental performance। यानी जो पर्यावरण लेखा परीक्षा है, पर्यावरण लेखा परीक्षा है, जो एनवायरमेंटल ऑडिट है, वो एक ऐसी व्यवस्थित पूर्वव्यापी प्रक्रिया है, वो एक ऐसी व्यवस्थित प्रक्रिया है जो किसी संगठन या परियोजना के, जो किसी संगठन है उसके या कोई परियोजना है उसके पर्यावरण नियमों के अनुपालन और उसके पर्यावरण प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है। ऑब्जेक्टिव्स, एक्सेस कंप्लायंस विद एनवायरमेंटल लॉस एंड स्टैंडर्ड्स, यानी क्या करती है, जो पर्यावरण कानून है और जो स्टैंडर्ड्स है यानी जो मानक हैं उनके अनुपालन का आकलन करती है। यानी कि ये चेक करेगी जो मानक हैं पर्यावरण के, वो माने गए या नहीं माने गए, उन्हीं मानकों के अनुसार है, उन्हीं मेजर्स के अनुसार है, और जो लॉस है, जो नियम है, उन्हीं के अकॉर्डिंग सब कुछ हुआ हुई है। आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, यानी कि ऐसे क्षेत्रों की पहचान करना जिसमें पर्यावरण प्रदर्शन में सुधार की जरूरत है, यानी ऐसे क्षेत्रों की पहचान करना जिनमें क्या है, पर्यावरण प्रदर्शन, सॉरी, पर्यावरण परफॉर्मेंस की, यानी जो पर्यावरण प्रदर्शन है उसके सुधार में ऐसे क्षेत्रों की पहचान करना। रिड्यूस एनवायरमेंटल रिस्क एंड लायबिलिटीज, रिड्यूस एनवायरमेंटल रिस्क एंड लायबिलिटीज, यानी जो पर्यावरणीय जोखिम है और जो देयताओं को कम करना, यानी जो पर्यावरणीय जोखिम है और जो लायबिलिटीज है, यानी जो आपकी लायबिलिटी है वो उनके कम से कम करना, उस चीज को, यानी लायबिलिटीज किसी के ऊपर डिपेंड कम करना, और जो इन्वायरमेंटल रिस्क है, जो पर्यावरणीय जोखिम है, उनको भी कम करना। प्रमोट रिसोर्स एफिशिएंसी एंड कॉस्ट सेविंग्स, प्रमोट रिसोर्स एफिशिएंसी एंड कॉस्ट सेविंग्स, यानी जो संसाधन दक्षता है, रिसोर्स एफिशिएंसी है वो, और कॉस्ट सेविंग, और जो लागत है उसको, बचत को बढ़ावा देना, यानी संसाधन दक्षता है, एफिशिएंसी, रिसोर्स एफिशिएंसी बढ़ाना और कॉस्ट सेविंग को बढ़ावा देना। टाइप्स कौन से हैं? कंप्लायंस ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, वेस्ट ऑडिट, एनर्जी ऑडिट। तो कंप्लायंस ऑडिट यानी अनुरूपता का परीक्षण, तो एक्सेसिव एडेंडेंस टू एनवायरमेंटल लॉस, परमिट्स एंड रेगुलेशन, यानी जो पर्यावरण कानून है, जो परमिट हैं, जो परमिशंस मिली हैं वो, और जो विनियम है, जो विनियम है, यानी जो रेगुलेशंस हैं उनके पालन का आकलन करना, यानी ये लोग ये पालन हुए या नहीं हुए, इन चीजों का पालन हुआ या नहीं हुआ उस प्रोजेक्ट में, ये इन चीज का आकलन करना। परफॉर्मेंस ऑडिट इवेल्युएट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस, इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस, यानी जो पर्यावरण प्रबंधन प्रणालियां हैं, पर्यावरण प्रबंधन प्रणालियां हैं और जो प्रथाएं हैं, पर्यावरण प्रबंधन प्रणालियां हैं और जो प्रथाएं हैं उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना। अपशिष्ट लेखा परीक्षा यानी वेस्ट ऑडिट, तो फोकसेस ऑन वेस्ट जनरेशन, हैंडलिंग एंड डिस्पोजल प्रैक्टिसेस, यानी जो अपशिष्ट उत्पादन है, जो प्रबंधन है और जो निपटान है, उन प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करना, यानी कि आप कैसे वेस्ट को जनरेशन करोगे, उसको हैंडल कैसे करोगे वेस्ट को, और उसे कैसे निपटाओगे, उसे कैसे डिस्पोज करोगे, इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में फोकस करना। एनर्जी ऑडिट रिव्यू एनर्जी कंजप्शन एंड आइडेंटिफाइज अपॉर्चुनिटीज फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, यानी जो ऊर्जा खपत है, जो एनर्जी एफिशिएंसी है, ऊर्जा खपत है, उसकी समीक्षा करना और यह देखना कि जो ऊर्जा दक्षता है उसके अवसरों की पहचान करना, जो एनर्जी कंजम्पशन और जो एनर्जी एफिशिएंसी है उसकी अपॉर्चुनिटीज को पहचानना, एनर्जी कंजम्पशन को समीक्षा करना। की स्टेप्स, प्लानिंग, तो डिफाइन ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप एंड क्राइटेरिया, यानी कि लेखा परीक्षा उद्देश्य, यानी किस तरह क्यों हम कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है ऑडिट करने का वो, स्कोप एंड क्राइटेरिया यानी जो दायरा है वो, और जो मानदंड है, जो क्राइटेरिया है वो, उन सबको परिभाषित करना, उन सबको बताना। डेटा कलेक्शन, रिव्यू रिकॉर्ड्स, कंडक्ट साइट विजिट्स एंड इंटरव्यू पर्सनल, रिव्यू रिकॉर्ड्स, कंडक्ट साइट विजिट्स एंड इंटरव्यू पर्सनल्स, यानी जो रिकॉर्ड की समीक्षा करना है, जो आपके पास रिकॉर्ड है उसकी समीक्षा करना, उसका रिव्यू करना, बाकी जो आपकी साइट्स हैं उनकी विजिट करना, यानी जो साइट का दौरा करना, और कर्मियों का साक्षात्कार लेना, यानी जो वहां पर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनका इंटरव्यू लेना। असेसमेंट यानी मूल्यांकन, कंपेयर फाइंडिंग्स अगेंस्ट लीगल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स, यानी ये कंपेयर करना जो कानूनी और संगठनात्मक मानक हैं, जो कानूनी मानक हैं और जो संगठनात्मक मानक हैं, उन दोनों के बीचों की निष्कर्षों की तुलना करना, उनके विरुद्ध की कोई अगर निष्कर्ष निकल के आ रहे हैं तो उनकी तुलना करना।
रिपोर्टिंग, document non-compliance issues, environmental risk and areas for improvement. Document non-compliance issues, environmental risks and areas for improvement. यानी कि जो गैर अनुपालन मुद्दे हैं, जो डॉक्यूमेंट नॉन कंप्लाइंस इश्यूज हैं, और जो पर्यावरणीय जोखिम है और जो सुधार क्षेत्र हैं, उन सभी का क्या करना, दस्तावेज कर, यानी डॉक्यूमेंटेशन करना। जो नॉन कंप्लाइंस इश्यूज है वो, इन्वायरमेंटल रिस्क है वो, और जो एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट यानी जिन जगहों पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। फॉलो अप, इम्प्लीमेंट रिकमेंडेशन एंड मॉनिटर प्रोग्रेस। इम्प्लीमेंट रिकमेंडेशंस एंड मॉनिटर प्रोग्रेस यानी जो सिफारिश है उनको लागू करना और प्रकृति की निगरानी करना। सिफारिशों को लागू करना और प्रकृति की निगरानी करना। एप्लीकेशंस, इंडस्ट्री फैसिलिटीज एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, यानी जो औद्योगिक सुविधाएं हैं वो, जो औद्योगिक इंडस्ट्रीज चल रही है वो, और जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जहाँ पर कुछ भी बन रहा है, जहाँ पे कुछ भी मैन्युफैक्चर हो रहा है वो। कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, होटल्स, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेस, यानी कि जितने भी कॉमर्शियल प्रतिष्ठान है, यानी जो वाणिज्यिक प्रतिष्ठान है, जैसे कि होटल, हॉस्पिटल, ऑफिसेस, इन सब। म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी जो नगर निगम का अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली है, जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है म्युनिसिपैलिटी का, उसको भी देखना। बेनिफिट्स क्या क्या हैं? इंश्योर्स लीगल कंप्लाइंस, इंश्योर्स लीगल कंप्लाइंस यानी कि कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करना। ये देखना कि जो सब कुछ हो रहा है कानूनी रूप से हो रहा है या नहीं हो रहा। रिड्यूसेस ऑपरेशनल कॉस्ट थ्रू रिसोर्स एफिशिएंसी, यानी जो संसाधन दक्षता है, जो रिसोर्स एफिशिएंसी है, उसके माध्यम से क्या करना कि जो परिचालन लागत है, यानी जो ऑपरेशनल कॉस्ट आ रही है उसको कम करना। यानी इसको ऑपरेशन करने के लिए, यानी इसको काम लेने में जो भी कॉस्ट आ रही है उसको कम से कम करना। एनहांसेस एनवायरमेंटल रेपुटेशन एंड स्टेक होल्डर ट्रस्ट, यानी कि जो एनवायरमेंटल रेपुटेशन है, जो पर्यावरणीय प्रतिष्ठा है, और जो हितधारक है, जो आपके स्टेक होल्डर है, उनका विश्वास है, उनको बढ़ाना या उनको बढ़ावा देना। लिमिटेशंस, may require significant time and expertise, may require significant time and expertise, यानी कि इसमें काफी समय और विशेषज्ञता की आवश्यकता हो सकती है। यानी इसमें भी ये टाइम कंज्यूमिंग है, और एक ऐसा है विशेषज्ञ लोगों के लिए, यानी कि इसमें विशेषज्ञता की भी आवश्यकता हो सकती है। इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन फॉलो अप एक्शन, इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन फॉलो अप एक्शन, यानी जो प्रभावशीलता है उसकी, तो उस पर निर्भर करती है, किस पर, जो आपकी कार्रवाई चल रही है, जो आपका फॉलो अप एक्शन से जो अनुवर्ती कार्रवाई है उस पर निर्भर करती है। कंपैरिजन ऑफ ईआईए एंड एनवायरमेंटल ऑडिट, यानी इन दोनों का कंपैरिजन क्या होगा, तो देखिए एस्पेक्ट्स दिए हुए हैं, यानी किस किस पहलुओं पे हम इनका कंपैरिजन कर रहे हैं। एक तरफ ईआई है, एक तरफ एनवायरमेंटल ऑडिट है। तो टाइमिंग के बेसिस पे, अगर हम टाइमिंग के बेसिस पे कर रहे हैं, तो कंडक्टेड बिफोर अ प्रोजेक्ट बिगिंस, यानी ये कब होगी, जब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, जब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा उससे पहले आपको ईआईए करना पड़ेगा। कंडक्टेड ड्यूरिंग और आफ्टर ऑपरेशन, और ई एनवायरमेंटल ऑडिट कब करेंगे हम, या तो जो प्रोजेक्ट चल रहा है उस दौरान, या फिर प्रोजेक्ट को खत्म होने के बाद। फोकस यानी केंद्र, प्रेडिक्ट्स फ्यूचर इम्पैक्ट्स ऑफ प्रपोज्ड एक्टिविटीज, प्रेडिक्ट्स फ्यूचर इम्पैक्ट्स ऑफ प्रपोज्ड एक्टिविटीज, यानी जो वर्तमान में पर्यावरणीय प्रदर्शन है उनका आकलन करके भविष्य प्रस्तावित गतिविधियां बताना, यानी जो अभी पर्यावरण चल रहा है उसके अनुसार आगे के भविष्य का पर्यावरण या आगे की गतिविधियां बताना। एक्सेसिस करंट एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, एक्सेसिस करंट एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, यानी जो प्रभावों की भविष्यवाणी करना, यानी जो प्रभाव है उनकी भविष्यवाणी करना। पर्पस, उद्देश्य, मिटिगेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ पोटेंशियल इम्पैक्ट्स, मिटिगेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ पोटेंशियल इम्पैक्ट्स, यानी जो संभावित प्रभाव हैं उनका समन और रोकथाम, यानी जो संभावित प्रभाव है उनका समन और रोकथाम। कंप्लायंस एंड परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, कंप्लायंस एंड परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, यानी जो अनुपालन है और जो प्रदर्शन है उनमें सुधार करना। लीगल रिक्वायरमेंट क्या है इन दोनों की, तो ऑफर मैंडेटरी फॉर लार्ज प्रोडक्ट्स, यानी कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, जो बड़ी परियोजना है उनके लिए अनिवार्य है, अक्सर रूप से ये अनिवार्य है। मैंडेटरी इन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज और वॉलंटरी, यानी जो इन्वायरमेंटल ऑडिट है वो किसके लिए, जो उद्योग हैं और उनमें विशिष्ट अनिवार्य रूप से या स्वैच्छिक रूप से
उसके लिए मैंडेटरी है, यानी आप अपने स्वैच्छिक रूप से करा सकते हो। और मैंडेटरी भी है स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के लिए, यानी कुछ जो विशिष्ट उद्योग हैं उनके लिए। आउटकम क्या आता है? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट, यानी जो इनको करने के बाद एक आउटकम निकलता है। आउटकम क्या निकलता है? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट, EIS, पर्यावरणीय प्रभाव विवरण। और ऑडिट रिपोर्ट विद फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशन, और जो लास्ट में इसकी क्या निकलती है इन्वायरमेंटल ऑडिट की? एक ऑडिट रिपोर्ट निकलती है, जो किसके बारे में होता है? निष्कर्ष और सिफारिशों के साथ, यानी किस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं और क्या रिकमेंडेशन है, यानी क्या सिफारिश है इस पर। तो ये दोनों के बीच डिफरेंस था। So thank you guys for all session and also today's session. Now end of your syllabus. So this is our last class. So thank you guys.